9 जून 2013 गोवा के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही राजनाथ सिंह ने फाइलें बंद की, कमरे की हवा ही बदल गई। नरेंद्र मोदी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि राजनाथ सिंह अब क्या करने वाले हैं। स्टेज पर बैठे ज्यादातर नेता ये पहले से ही जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन कितना बड़ा होने वाला है ये किसी को अंदाजा नहीं था। और फिर राजनाथ सिंह बोले, मैंने फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी को सेंट्रल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। यह लाइन खत्म होते ही तालियों की आवाज से कमरे गूंज उठी और गोवा की इस मीटिंग ने मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का दरवाजा खोल दिया। लेकिन एक बार फिर से सवाल यही उठ रही है कि मोदी पीएम की कुर्सी तक कैसे पहुंचा। उन्होंने अपने रास्ते के एक एक बड़े बड़े नेता और एक एक बड़े बड़े विरोधी को कैसे हटाया, और कैसे गुजरात के एक संगठन मंत्री ने दिल्ली की राजनीति का पावर सेंटर बदल के रख दिया। इन सारी बातों को समझने के लिए हम आपको कुछ साल पीछे ले चलते हैं, और आपको इतना पीछे ले चलते हैं कि जिस समय में ना तो नरेंद्र मोदी के पास कोई पद था और ना कोई सत्ता, और ना ही कोई सोचा था कि एक दिन दिल्ली की राजनीति इन पर आके टिक जाएगी। चलिए कहानी को पीछे से आगे की ओर मोड़ते हैं। तो बीजेपी की सियासत में नरेंद्र मोदी का सीधा दखल शुरू होता है साल 1987 से, जब बीजेपी उन्हें गुजरात बीजेपी संगठन का सचिव बनाता है। उस वक्त गुजरात बीजेपी में दो बड़े गुट थे, एक तरफ केशुभाई पटेल, वहीं दूसरी तरफ थी शंकर सिंह वाघेला। मोदी इन दोनों के बीच में रणनीतिकार की भूमिका में थे। मोदी जी का जमीन पर भी पकड़ और दिल्ली से बढ़िया रिश्ता था। 1995 में बीजेपी को गुजरात में बड़ी जीत मिलती है। केशुभाई मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन कैबिनेट में वाघेला गुट के लोगों को ज्यादा जगह नहीं मिल पाती है। यही से अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। सितंबर 1995 में जब केशुभाई अमेरिका दौरे पर जाते हैं तो वाघेला 55 विधायकों के साथ बगावत कर देते हैं। यह प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अहमदाबाद जाना पड़ा। 2 दिन तक मान मनोबल का चलता रहा। आखिर में पार्टी नेतृत्व ने वाघेला की 3 बड़ी शर्तें मानी। पहली शर्त थी कि केशुभाई को सीएम की कुर्सी से हटाया जाएगा। दूसरी शर्त थी कि वाघेला गुटों के विधायक को कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलेगी। और तीसरी शर्त थी कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से हटाकर दिल्ली भेज दिया जाएगा। यहीं से शुरू होती है साहब मोदी का पहला राजनीतिक वनवास। केंद्रीय लीडरशिप ने उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव की भूमिका तो दे दी, लेकिन मोदी के दिलों और दिमाग में अब भी गुजरात ही था। 1995 से 1998 तक गुजरात की राजनीति में उठापटक चलती रही। 3 साल में कुल मिलाकर 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर सुरेश मेहता को बनाया गया, और इसके बाद शंकर सिंह वाघेला को। लेकिन स्थिर सरकार किसी की भी नहीं चल पाई, और इन सब घटनाओं पर दिल्ली में बैठे मोदी बाज की नजर बनाए हुए थे। दूर बैठे सब कुछ देख रहे थे। फिर आता है साल 1998, जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली और 4 मार्च 1998 को केशुभाई को एक बार फिर से सीएम बना दिया जाता है। लेकिन तब तक इनकी कुर्सी पर किसी की बाज की नजर लग गई थी। ऐसा लग रहा था साहब कि पार्टी के कुछ लोगों के अलावा प्रकृति भी नहीं चाह रही है कि सीएम केशुभाई रहे। केशुभाई के दूसरे कार्यकाल में गुजरात पर एक के बाद एक आपदाएं आती चली गई। भूकंप, सूखा और प्रशासनिक नाकामी के गंभीर आरोप लगे। केशुभाई के इस काम से आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोग नाराज भी थे। जहां एक तरफ गुजरात में केशुभाई की कुर्सी पर तलवार लटकी थी, वहीं दूसरी तरफ बैठे नरेंद्र मोदी धीरे धीरे गुजरात का रास्ता बना रहा था। कई किताबों और किस्सों में यह दावा मिलता है कि मोदी ने केशुभाई के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की थी। दिल्ली के कुछ पत्रकारों को फाइलें दिखाई थी। उनमें ऐसी बातें थी कि जो साबित करता था कि साहब गुजरात सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। आखिरकार मोदी की यह भागदौड़ रंग लाई। पार्टी नेतृत्व में केशव भाई को हटाने का मन बना लिया। लेकिन तब पार्टी के हाईकमान के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी आ पड़ी कि नया सीएम किसे बनाया जाए। यहीं से सीन में एंट्री होती है नरेंद्र दास मोदी की। इस दौरान आरएसएस में उनकी पकड़ और अटल आडवाणी से इक्वेशन काफी काम आई। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी खुद बताते हैं कि अटल जी ने उन्हें दिल्ली बुलाकर मजाक में कहा था कि पंजाबी खाना खा के मोटे हो गए हो मोदी, दिल्ली छोड़िए, गुजरात जाइए, काम कीजिए, वजन भी कम होगा। मोदी को शायद उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें सीधा मुख्यमंत्री बना के भेजा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के नए सीएम बनते हैं। यानी गुजरात से जिनको कभी साइड लाइन करके दिल्ली भेजा गया था, उन्हीं के हाथ में अब पूरा स्टेट आ गया था। लेकिन मोदी भी गुजरात को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उन्हें सीएम बने हुए अभी कुछ साल भी नहीं हुए थे कि गुजरात में ऐसी घटना घटी
जिसने राज्य के साथ साथ पूरे देश की राजनीति को एक बार फिर से बदल के रख दिया। तारीख थी 27 फरवरी 2002। घटना गोघरा कांड, जब साबरमती एक्सप्रेस के S6 के कोच में आग लगी थी और 59 लोगों की मौत हो गई थी। यही वो दिन था जिसमें मोदी की छवि को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद गुजरात में जो भी हुआ वो आज भी देश में और मोदी के लिए एक ब्लैक चैप्टर है। कई इलाकों में भीषण दंगे हुए, हजारों से ज्यादा लोग की जाने गई, लेकिन मोदी के लिए चुनौतियां यही नहीं रुकी। अब एक तरफ जहां मोदी से लॉ एंड ऑर्डर के लिए फेलियर पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने आ खड़ी थी, और वो ये थी कि दंगों के लगभग 1 साल बाद चुनाव होने थे, लेकिन ये चुनाव 3 महीने पहले ही कराए गए। लेकिन मोदी ने इस चुनाव में कुछ ऐसा किया जो कि अपोजिशन को इसका अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने पूरे चुनाव को अपनी लीडरशिप के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया, जिससे विपक्ष गोघरा कांड को चुनावी मुद्दा बना ही नहीं पाया। और दिसंबर 2022 के इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती है। मोदी दूसरी बार सीएम बनते हैं, इस कारण उनके समर्थक की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद 2007 में तीसरी बार और 2012 में चौथी बार वो सीएम बने। अब पार्टी हाईकमान ने उन्हें सीएम तो बना दिया, लेकिन अब उनका गुजरात में मन नहीं लग रहा था। उनकी नजर अब उस जगह पर थी ही नहीं। अब उनकी नजर वहां पे थी जहां से उन्हें दशकों पहले बुलाकर सीएम बनाया गया था। लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी अलग चाहिए थी। अपने उस सपने को पूरा करने के लिए मोदी ने गुजरात मॉडल को गढ़ना शुरू कर दिया। उद्योग निवेशक मीट, वाइब्रेंट गुजरात, इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर पूरे देश को यह मैसेज कि अगर गुजरात बदल सकता है तो भारत भी बदल सकता है। इसके लिए उन्होंने सद्भावना यात्रा जैसी एक्टिविटी की, जिसके जरिए अपनी इमेज को सिर्फ गुजरात के सीएम की नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। टाइम मैगजीन के कवर पर मोदी मीन्स बिजनेसमैन जैसी हेडलाइंस, कोऑपरेटिव जगत में बाबा रामदेव से मिलना जैसे धार्मिक चेहरों का सपोर्ट लेकर यह सब मोदी के लिए एक नेशनल लीडरशिप के रूप में एक बड़ा दावेदार बन गया था। यह वो वक्त था जब मोदी ने केंद्र की सरकार पर हमला के लिए अपने गुजरात मॉडल का इस्तेमाल किया था। नरेंद्र मोदी मनमोहन सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर दनादन बयान देना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक बात यह भी था कि गुजरात की सीमाएं अब मोदी को छोटी लगने लगी थी और दिल्ली की राजनीति में हलचल शुरू हो चुकी थी। और फिर आता है साल 2013, जब 22 जनवरी को नितिन गडकरी पर टैक्स से जुड़ी वित्तीय और पूर्ति ग्रुप की फंडिंग को लेकर उठे विवाद के कारण उसे बीजेपी के अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और नए अध्यक्ष बने राजनाथ सिंह। और इस बदलाव के पीछे कई स्पेशलिस्ट ने मोदी के लिए फायदेमंद माना। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि मोदी के लिए राजनाथ सिंह को मैनेज करना गडकरी से आसान होगा। पार्टी के कैडर में पहले से ही यह चर्चाएं तेज थी कि 2014 का चेहरा मोदी ही होना चाहिए था, और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनते ही बाद में यह चर्चाएं और भी तेज हो जाती। लेकिन मोदी के लिए यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था। पार्टी के अंदर इसका विरोध भी हो रहा था, खासकर आडवाणी खेमे में। उधर जदयू के नेता और एनडीए सहयोगी नीतीश कुमार भी मयान से तीर निकाले खड़े थे और मोदी एनडीए का चेहरा नहीं हो सके। इधर पार्टी और सहयोगी के बीच सिर्फ ट्रॉवल चल रहा था। उधर आरएसएस ने भी अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दी थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 की शुरुआत तक संघ के अंदर यह राय बन चुकी थी कि अगर कांग्रेस को हराना है तो आक्रामक यानी कि एग्रेसिव और लोकप्रिय चेहरा चाहिए। उसके लिए मोदी ही सबसे बड़ी चॉइस थी। इसके अलावा संघ पर भगवा आतंकवाद वाले बयान, जांच एजेंसी की कार्यवाही और दूसरी तरफ अमित शाह पर चल रहे केस उन्हें एक दूसरे के करीब लाते जा रहे थे। यहीं से मोदी प्रोजेक्ट तेज हो जाता है। नीचे से कार्यकर्ता चाह रहा था, ऊपर से संघ का हिस्सा भी तैयार था। सिर्फ दिक्कत थी तो बीजेपी की आला कमान में, जो कि 2 ग्रुपों के हिस्सा में बटा था। अब वापस आते हैं वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी, यानी कि 9 जून 2013 से। देखिए साहब, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक कई मायनों में टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझते हैं। इस बैठक में आडवाणी समेत कई बड़े नेता ने यहां पर आए ही नहीं। नीतीश पहले से ही नाराज थे और पार्टी के अंदर कई लोग मोदी को नेशनल कैंपेन का कमान देने के खिलाफ थे। फिर भी राजनाथ सिंह ने अंत में घोषणा कर दी कि केंद्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार समिति बनेगी और उसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी ही होंगे। राजनाथ सिंह की इस घोषणा ने पार्टी के टॉप लीडरशिप से लेकर सहयोगी दल तक सब में हलचल पैदा कर दी थी। नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह को फोन करके बताया कि गठबंधन से वो अलग हो रहे हैं। इधर आडवाणी ने अपनी इस्तीफा की चिट्ठी लिख दी। उन्होंने पार्टी की दिशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वह बीजेपी नहीं रही है जिसके लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनानाथ उपाध्याय और अटल आडवाणी ने
काम किया था। उनके इस चिट्ठी के बाद मोदी का समर्थन करने वाले नेताओं का आडवाणी के घर पर मैराथन शुरू हो गया। उसमें खुद राजनाथ सिंह भी शामिल थे और यह सब पूरा दिल्ली आराम से देख रहा था। एक तरफ आडवाणी का भड़काऊ इस्तीफा, दूसरी तरफ मोदी के कार्यकर्ताओं और संघ का जबरदस्त दबाव। आखिरकार संघ के प्रमुख से बात करने के बाद आडवाणी ने इस्तीफा वापस लिया, लेकिन तब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि पार्टी की असली कमान अब किसी और दिशा में जा चुकी। गोवा की मीटिंग में मोदी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन अगला बड़ा कदम यह था कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करना। और 13 सितंबर 2013 को फाइनली वो दिन भी आ गया जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में औपचारिक तौर पर पीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। मोदी की यह पॉलिटिकल जर्नी दिखाती है कि यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी राजनीति अपनाई, कितने नेताओं को अपने रास्ते से हटाया और किस तरह से स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा। आज वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी आक्रामक राजनीति और हालत को संभालने की उनकी शैली अब भी जारी है। अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे राजू यादव की रिपोर्ट और मैं हूं राजू कुमार।